प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एसजी एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे क्लास 12 भौतिक विज्ञान जो 2025 में एग्ज़ाम होगा उसमें के कुछ एमआईडी यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। आज हम अति महत्वपूर्ण जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं परिभाषाएं, उनके बारे में आज हम देखेंगे। आज हम ये देखेंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, कुछ परिभाषाएं देखेंगे जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको ये याद रखना चाहिए, तैयार रखना चाहिए अभी से, ताकि लास्ट टाइम में आपको जो है वो भूले ना, यानी आपको केवल बस रिवीजन करके जाना हो। तो इस तरीके से आइए देखते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। चुंबकीय ध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण, जो चुंबक के कोई चुंबक हो उसके ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल वगैरह होता है, तो ये उसके ध्रुव का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उस बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो चुंबकीय द्विध्रुव को एकांक एवं एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर चुंबकीय द्विध्रुव पर लगता है। उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी किसी चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण ये भी कह सकते हैं आप इसे, यानी चुंबक के ध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण कहिए, या ये कहिए कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उस बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो चुंबकीय द्विध्रुव को एकांक एवं एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर चुंबकीय द्विध्रुव पर लगता है। तो जो चुंबकीय द्विध्रुव पर लगता है बल युग्म आघूर्ण, तो किसके कारण, ये जो किस क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में किसको, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को एकांक एवं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो ये जो लगता है बल उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक जो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। इसकी बीमा जो होती है एल स्क्वायर ए होती है। मीटर को एल से दिखाते हैं तो एल का मीटर का स्क्वायर तो एल का स्क्वायर हो गया, और जो ये एम्पियर है उसे ए से दिखाते हैं। तो एम एल टी ए वगैरह ऐसे लिखते हैं, तो पहले एम होता है, पहले फिर ये एल होता है, फिर टी होता है, उसके बाद तब जाके अगला किसी का नंबर आता है। तो इसलिए एल वाले को पहले लिखा गया, भले ही मीटर स्क्वायर बाद में लिखा गया है। हिंदी में ऐसे लिखते हैं, और बीमा जब लिखते हैं तो एम को पहले, तो एम नहीं आया तो एल आ गया, एल के बाद अगर टी आता तो टी आता। तो इस तरीके से आप समझ रहे होंगे। तो अगला जो डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वो है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है वो क्या होता है? परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विद्युत वाहक बल, यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र ऐसा हो जो कि परिवर्ती हो। तो किसी परिवर्ती चुंबकीय यानी परिवर्तनशील हो, तो कोई परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विद्युत वाहक जो बल होता है या विद्युत धारा उत्पन्न करने की घटना को ही क्या कहते हैं? यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जब विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है तो उसी घटना को, या विद्युत वाहक बल जब उत्पन्न किया जाता है तो उसी घटना को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो इस तरीके से आपने विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा याद कर लेनी है। अगला है स्वप्रेरण। स्वप्रेरण किसे कहते हैं? किसी कुंडली के संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के समान, यानी चुंबकीय फ्लक्स के जो मान होते हैं, मान में परिवर्तन होने पर, तो किसी कुंडली के संबद्ध यानी किसी कुंडली से संबंधित अगर चुंबकीय फ्लक्स है, किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स अगर है, तो उसके मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। यानी कि अपने से ही, खुद ही जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल हो जाए या जो धारा प्रवाहित हो जाए, अगर उत्पन्न हो जाए, तो उसी घटना को क्या कहते हैं? लेकिन ये कहाँ पर उत्पन्न हो रही है? कुंडली में उत्पन्न हो रही है। क्या परिवर्तन करने पर? चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करने पर अगर कुंडली में कोई विद्युत वाहक बल और उसमें धारा उत्पन्न हो रही है, तो प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल अगर उत्पन्न हो रहा है तो उसी घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। आगे देखा जाए तो अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं? तो अन्योन्य प्रेरण जो होता है वो आपका किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने पर, यानी कोई कुंडली है उसमें जो धारा है उसके मान में परिवर्तन किया जाए। ऊपर क्या था कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करने पर, तो ये आप ध्यान रहे कि इसमें जो स्वप्रेरण होता है उसमें चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं, और अन्योन्य प्रेरण में जो धारा होती है, जो प्रवाहित होती है धारा किसी कुंडली में, तो उसके मान में परिवर्तन करने
करते हैं तो उसके मान में परिवर्तन करने से पास रखी कोई दूसरी कुंडली है तो किसी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को क्या कहा जाता है? अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। यानी अन्य किसी कुंडली में, एक कुंडली में जो धारा उत्पन्न हो रही है उसके मान में परिवर्तन कर दिया जाए तो दूसरी कुंडली में जो विद्युत वाहक बल है उसमें परिवर्तन हो जाए तो उसकी प्रेरणा से, पहले की प्रेरणा से दूसरी में उत्पन्न हो जाए तो इसी घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो ये आप ध्यान रहे। और इसमें क्या था, इसमें कोई दूसरी कुंडली नहीं थी स्वप्रेरण में, उसी कुंडली में खुद ही उसी कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन करने पर धारा में परिवर्तन हो जाए या प्रेरित विद्युत वाहक बल में परिवर्तन, यानी कोई दूसरी कुंडली इसमें नहीं है, स्व यानी खुद ही में परिवर्तन हो रहा है। इसमें अन्योन्य यानी अन्य मतलब किसी दूसरे में कुंडली में परिवर्तन हो रहा है। तो जो घटना उत्पन्न होती है उसे अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। आगे देखा जाए बंधन ऊर्जा के बारे में, तो बंधन ऊर्जा के बारे में अगर देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि वह बाह्य ऊर्जा यानी किसी नाभिक की वह बाहरी ऊर्जा जो नाभिक के न्यूक्लियन आप समझ रहे हैं, नाभिक के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो किसी नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए, यानी न्यूक्लियनों को अगर अलग अलग करना है, नाभिक के जो कण हैं तो उन कणों को अगर अलग अलग करना है तो उसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है तो उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं? उसी बाहरी ऊर्जा जो चाहिए होती है न्यूक्लियनों को अलग अलग करने के लिए। कोई नाभिक में न्यूक्लियन है तो उन्हें अलग अलग करने के जो इस बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे ही उस नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। और ये ध्यान रहे, जितना अधिक बंधन ऊर्जा होगा उतना ही अधिक वह नाभिक भी क्या होगा? अस्थाई होगा। यानी नाभिक कौन अस्थाई होगा? जिसकी बंधन ऊर्जा अधिक होगी। जितना अधिक बंधन ऊर्जा उतना अधिक नाभिक अस्थाई होगा। तो इस तरीके से हमें आशा है कि ये डेफिनेशन आप आज ही तैयार कर लेंगे। और इसके साथ साथ यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलें। और जो है जितना भी डेफिनेशन इसके पहले हमने परिभाषा दिया हुआ है कुछ, तो उस परिभाषाओं को आप तैयार कीजिए। और ये कुछ यानी नियम दिया हुआ है हमने पहले, उस नियम को तैयार कीजिए। आज परिभाषा स्टार्ट हो गई है तो परिभाषा तैयार कीजिए, जिससे कि ये आपका जो टॉपिक है वो क्लियर होता रहे और आप ये सब याद करते रहें, जिससे कि एग्ज़ाम के टाइम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू।